We need to talk about this new NVIDIA RTX graphics card. This is the MSI RTX 3056 GB available and it's अरे बस कर भाई, RTX, GTX, 5080, 5090, 5050 भाई क्या क्या बोल गया, मेरे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, मुझे चुपचाप एक शांति से लैपटॉप चाहिए जिसके अंदर मैं 2-4 काम करके उसे बंद करके रख दूं। ज्यादातर बंदों का यही रिएक्शन होता है जब या तो वो कोई एक रिव्यू देखते हैं लैपटॉप का या फिर फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर खरीदने जाते हैं लैपटॉप को और देखते हैं ओहो यार इतना सब कुछ देखूं क्या मैं एक लैपटॉप खरीदने से पहले। और जब हमें कोई चीज नहीं पता होती तो हम जाकर पूछ लेते हैं लोगों से। ठीक है, हम जाएंगे ऑफलाइन मार्केट में, भाई यार ये लैपटॉप दे यार, अच्छा i7 है 70,000 में i7 दे रहा तू मेरे को, यार तू तो बहुत बढ़िया बंदा है यार, मैंने तो इसके अंदर रेड डेड रिडेम्पशन 2 चला के ही दम लूंगा घर जाके। आज घर जाके देखा उसके अंदर GTA 5 भी नहीं चल रही। और Amazon पे जब इसका प्राइस चेक करा तो ये तो 58,000 का मिल रहा था। तो इसलिए वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जितने भी सवाल मुझे ऑलमोस्ट इंटरनेट पे मिले, रेडिट पे मिले, कहाँ नहीं सवाल मैंने ढूंढे, सब कुछ सम अप करके हम इस वीडियो के अंदर डालेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चलो यार बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आपको डेस्कटॉप चाहिए या फिर आपको लैपटॉप चाहिए, किस चीज की आपको नीड है। डेस्कटॉप अगर आप 80,000 रुपए का लेते हो तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा बेटर निकलेगी एक 80,000 वाले लैपटॉप से। क्यों? क्योंकि लैपटॉप के अंदर जो ये हमारा लैपटॉप है ये कितना है, ये होगा बेचारा 16 इंच का लैपटॉप है। इसके अंदर उनको प्रोसेसर भी डालना है, रैम भी डालनी है, ग्राफिक्स कार्ड भी डालना है, सब कुछ डालना है। ठीक है, उसमें रिसर्च वगैरह लगती है, उसमें पैसा लगता है। सेम प्राइस पे लैपटॉप थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस देगा, डेस्कटॉप ज्यादा परफॉर्मेंस देगा। दूसरा, कस्टमाइजेशन। आज आपको i5 की जरूरत थी, कल आपको i7 चाहिए, तो डेस्कटॉप में से निकाला i5, ज्यादा से ज्यादा मदरबोर्ड चेंज करा, i7 डाला, अपना खर्चा जो भी प्रोसेसर का था वो आया और चलाया। लैपटॉप के साथ ऐसा नहीं है, अगर आपने i5 वाला लैपटॉप ले लिया उसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, एज इट इज आपको वो चलाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप रैम उसकी बढ़ा पाओगे या फिर आप उसकी स्टोरेज बढ़ा पाओगे, इससे ज़्यादा आप कुछ कस्टमाइजेशन लैपटॉप के साथ नहीं कर सकते। अगर आपने एक ऑफिस बनाया अपने लिए और वहीं बैठ के आप काम करने वाले हो मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, घर में या फिर आपका एक जगह है वहीं पर आप बैठ के काम करोगे, तो आपके लिए डेस्कटॉप एक बेटर ऑप्शन रहेगी। अगर आपको पोर्टेबिलिटी का इशू है फिर आप लैपटॉप के साथ जाओ, होपफुली यहाँ पर ये चीज़ डिसाइड कर लोगे आप। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आपका यूज केस जो है वो क्लियर हो। यूज केस को समझने के लिए हम 3 टाइप के यूजर्स को एज्यूम करते हैं और जिसमें आप लोग ज्यादा फिट बैठते हो आप वो चूज कर सकते हो। सबसे पहला जो यहाँ पर यूजर है वो है गेमिंग, ठीक है, जिसने गेम खेलनी है। दूसरे यहाँ पर जो यूजर है वो है रेंडरिंग। रेंडरिंग में यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है वो रेंडरिंग में आ जाएगा, 3D मॉडलिंग करनी है, ब्लेंडर टाइप के ऑटोडेस्क वगैरह चलाना है, आपने ऑटो कैड टाइप चलाना है, सॉलिड वर्क्स चलाना है, आप रेंडरिंग कैटेगरी के अंदर आते हो। मे बी अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट और कोडिंग करनी है थोड़ी हाई लेवल की तो भी आप रेंडरिंग के अंदर आ सकते हो। गेमिंग और रेंडरिंग आ जाते हैं हैवी यूज के अंदर, और जो ऑफिस यूजर्स हैं वो आ जाते हैं लाइट कैटेगरी के अंदर। बाय ऑफिस यूज मैं यहाँ पर ये सपोज करके चल रहा हूँ कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह देनी है आपको, ठीक है, आपको गूगल चलाना है, आपको मूवीज देखनी है, आप ये सब स्टफ ही करते हो। तो ये सब काम करने के लिए आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है बैटरी लाइफ, डिस्प्ले, और अगर आपको प्रेजेंटेशन वगैरह देनी है तो ऐसा ना हो कि आपके लैपटॉप में पोर्ट्स ही ना हो, आप गए वहाँ प्रेजेंटेशन बना के ओ यार इसमें तो पोर्ट ही नहीं है भाई। रेंडरिंग करने के लिए आपको एक गुड पेयर ऑफ CPU और GPU चाहिए। आज से 9-10 साल पहले CPU से भी रेंडरिंग हो जाया करती थी, बट जैसे जैसे एनवीडिया ने अपने ग्राफिक्स कार्ड को बढ़िया करा है, क्यूडा कोर्स का यहाँ पर इन्वेंशन हुआ है, तो यहाँ पर जो रेंडरिंग है, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं बड़े बड़े, वो रेंडरिंग सपोर्ट करते हैं ग्राफिक्स कार्ड से, और एक नया स्टैंडर्ड ही है ये। तो अगर आप रेंडरिंग के लिए एक लैपटॉप ले रहे हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपके CPU तो होना ही होना चाहिए कि CPU आपका बहुत तगड़ा है। दूसरी प्रायोरिटी आपका एक अच्छा GPU भी होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं अगर आपको गेमिंग के लिए लैपटॉप लेना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए ग्राफिक्स कार्ड। अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड ही बढ़िया नहीं है तो जितना मर्जी अच्छा प्रोसेसर हो आपकी गेम्स नहीं चलने वाली हैं। और दूसरे नंबर पे आपकी प्रायोरिटी आएगी एक अच्छा CPU। दोनों ही केसेस के अंदर गेमिंग और रेंडरिंग में आपको ये चीज का सख्त ध्यान रखना है कि इसके अंदर बैटरी लाइफ आपको भूलनी पड़ेगी। 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा इस टाइप का ही आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। बहुत ही अच्छी किस्मत है तो 3-3.5 घंटे का मिल जाएगा, इससे ज्यादा आपको मैक्सिमम केसेस में कोई लैपटॉप देखने को नहीं मिलता। दूसरा ध्यान आपको ये रखना है, अगर आपको अपने हैवी यूजेज वाले लैपटॉप से मैक्सिमम आउटपुट लेनी है तो आपको उसे चार्जिंग पर लगा के ही यूज करना पड़ेगा, तभी उसका ग्राफिक्स कार्ड और CPU ज्यादा पावर जनरेट कर पाएंगे। समझ नहीं आ रहा है तो वेट करो, आगे धीरे धीरे समझाऊंगा। वहीं अगर बात करते हैं लाइट कैटेगरी की, ऑफिस कैटेगरी की, तो वहां पर आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो मैं थोड़ी थोड़ी गेमिंग कर लूंगा तो
नहीं हो पाएगी। और वहीं मैं बात करूंगा वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग टाइप के काम के लिए भी, तो लाइट लैपटॉप्स आर नॉट मेंट फॉर दैट। कर लेंगे घिस पिट के रो मर के कर लेंगे, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। तो होपफुली यहाँ पर मैंने एक बेसिक स्टार्ट जो है आप लोगों को दे दी है। अब यहाँ पर बारी आती है भाई ग्राफिक्स कार्ड, CPU वगैरह मैंने चलो देख लिया, हाँ समझ अब धीरे धीरे आने लगा है, थोड़ा सा बैठ रहा है दिमाग में। पर यार समझ नहीं आता कि भाई प्रोसेसर लूँ कैसे, जज कैसे करूँ कि कौन सा बढ़िया है कौन सा बेकार है, होते कितने टाइप के हैं। अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रोसेसर्स में हम लोगों को दो बड़े नाम देखने को मिलते हैं, इंटेल और AMD। बात करते हैं इंटेल की, तो इतना तो आप लोगों को पता है कि इंटेल i3, इंटेल i5, इंटेल i7, इंटेल i9, ये जो है परफॉर्मेंस कैटेगरी होती है इनकी। i3 जो है वो थोड़ा एंट्री लेवल में आ जाता है, i5 थोड़ा सा बजट कैटेगरी के अंदर आता है, i7 और i9 जो है वो थोड़ी हाई एंड कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद जो दिक्कत देने वाली चीज़ है वो ये है कि चल इतना तो मेरे को समझ में आ गया भाई, ठीक है, लेकिन जब मैं लैपटॉप लेने जा रहा हूँ ना, तो इसके पास लिखा हुआ है i3 13420H, i5 13500HX, 1355U। भाई ये यो क्या हुआ है भाई, ये क्या है, ये तो मुझे कुछ भी नहीं पल्ले पड़ा। तो डरने की इसमें कोई बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। तो ये जो बड़ा सा सीरियल नंबर टाइप आप लोगों को दिख रहा है 13500HX अपनी स्क्रीन पे, इसको डिकोड करते हैं। जो सबसे पहले दो डिजिट देखने को मिल रहे हैं ना हमें, 1 और 3, ये कंबाइंड नंबर हम इसको बोलेंगे 13। इससे पता चलता है कि ये जो प्रोसेसर है ये 13th जनरेशन का प्रोसेसर है। उसके बाद जो ये 500 लिखा हुआ है ये है SKU। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा बेटर आपका प्रोसेसर होगा। अगर यहाँ पर 500 है, इसकी जगह 600 होगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा, 700 होगा तो वो उससे भी बेटर होगा, इट गोज़ ऑन लाइक दैट। उसके लास्ट में ये आ गया भाई साहब HX। भाई ये कुछ तगड़ा नाम यहाँ पर आ गया है। अब HX की जगह यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, HX हो सकता है, H हो सकता है, HK हो सकता है, P हो सकता है, U हो सकता है, Y हो सकता है। ये क्या बोल दिया भाई, बंद करो वीडियो, बंद करो, रुको भाई, थमो। HX, H और X, इसका मतलब है एक्सट्रीम परफॉर्मेंस, H का मतलब है हाई परफॉर्मेंस। HK बहुत रेयर लैपटॉप्स आपको देखने को मिलते हैं HK के, इसमें आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो, और अगर आपको पता नहीं है ओवरक्लॉकिंग क्या होती है तो ये प्रोसेसर आपके लिए है भी नहीं, पंगे लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो HK, H और HX जो है, ये तीन कैटेगरी के जो प्रोसेसर हैं, ये हमारी रेंडरिंग और गेमिंग के लिए यूज होते हैं, हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए। जिन प्रोसेसर के लास्ट में P लिखा होता है वो बैलेंस्ड होते हैं, बैटरी लाइफ भी आपको ठीक दे देंगे, ठीक है, साथ साथ परफॉर्मेंस भी आपको ठीक दे देंगे। नीचे अगर हम जाएं तो वो आते हैं U और Y सीरीज के लैपटॉप। U जो है वो अल्ट्रा लो पावर है, ठीक है, उसमें आपको बैटरी बैकअप 15 घंटे तक का भी मिल सकता है इजीली, ठीक है। Y जो है, अब ज़्यादा प्रोसेसर Y के तो नहीं देखने को मिलते हैं, तो इसको हम इग्नोर भी मार सकते हैं, वैसे ये एक्सट्रीमली लो पावर के लिए है। P, U और Y जो है ये हमारे बने हैं थिन एंड लाइट कैटेगरी के लैपटॉप के लिए। अब हम मूव करते हैं इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज के ऊपर। अल्ट्रा लगाने से कुछ ऐसा नहीं है कि ये बहुत अलग चीज़ बन गई है, सेम वही चीज़ है, बस इसके अंदर ये है कि कोर अल्ट्रा प्रोसेसर के अंदर आपको AI फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर NPU होता है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है थोड़ी देर में जानेंगे वो भी। तो जैसे हमारी नॉर्मल कोर सीरीज थी जिसके अंदर i3, i5, i7 टाइप थे, वैसे इसके अंदर भी कोर अल्ट्रा 3, कोर अल्ट्रा 5, कोर अल्ट्रा 7, कोर अल्ट्रा 9 ऐसे दे रखे हैं। ये भी परफॉर्मेंस टीयर ही है इसके। सेम इसमें भी 3 जो है वो एंट्री लेवल है, 5 जो है वो बजट है, 7 और 9 जो है वो महंगी बातचीत है। इसको अगर हम लोग डिकोड करें तो कोर अल्ट्रा 5, 3, 7, 9 ये स्टैंड करते हैं परफॉर्मेंस टीयर पे। जो उसके बाद हमें देखने को मिलता है 155H, जो यहाँ पर स्टार्टिंग का पहला डिजिट है वो इसकी जनरेशन डिनोट करता है, यानी कि ये फर्स्ट जनरेशन का है। और उसके बाद जो 55 है वो SKU नंबर है, जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया। आ रहा है ना सब कुछ याद, देखो कितने यार आप लोग इंटेलिजेंट हो। उसके बाद लास्ट में H किसके लिए काम आता है, हाई परफॉर्मेंस के, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। इसके बाद फिर से वही टेबल चला देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, सेम ही जो लास्ट का सफिक्स है वो सेम ही है, AMD में भी सेम ही रहेगा वो। उसके बाद करते हैं हम AMD की बात। AMD भी कुछ नहीं है, ठीक है, इसके जो प्रोसेसर है वो कैसे होते हैं, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9। आ गई ना वही बात, आ गया होगा अब समझ की Ryzen 3 किसके लिए होता है, एंट्री लेवल के लिए, Ryzen 5 किसके लिए होता है, बजट के लिए, 7 और 9 किस लिए होते हैं, बता दिया आपने, देखो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। 5800H जो हमारे सीरियल नंबर सा दिख रहा है, जो 5 स्टैंड करता है जनरेशन के लिए, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि जिसमें 5th जनरेशन 6th जनरेशन नहीं होती, इसमें 5000 सीरीज, 6000 सीरीज, 7000 सीरीज ये ऐसे चलते हैं इनके। उसके बाद 800 SKU नंबर, जितना ज़्यादा उतना बढ़िया।
लास्ट में फिर से ये H आ गया, अब H की जगह U भी हो सकता है। तो आप लोगों को पता ही है कि जो H वाले हैं वो गेमिंग और रेंडरिंग के काम आएंगे, और जो U, Y, P वाले हैं वो हमारे ऑफिस के लिए काम आएंगे। सिंपल। तो चलो, अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटेलिजेंट बंदे बन चुके हो CPU के मामले में, लेकिन फिर भी अगर मुझे पता करना हो कि यार मेरे प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट CPU कौन सा है, तो मैं कैसे करूँगा। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड है। आप लोग सर्च करो अपने ब्राउज़र पे Cinebench R23 स्कोर्स फॉर लैपटॉप्स। इसमें आपको बहुत एक लंबी लिस्ट देखने को मिल जाएगी लैपटॉप्स की, और ये रैंकिंग वाइज लगे हुए हैं। इस लिस्ट में जाके आपको अपने बजट के हिसाब से एक प्रोसेसर फाइंड आउट करना है और उसका लैपटॉप ढूंढना है। ठीक है, अगर आपको रेंडरिंग के लिए लैपटॉप चाहिए तो सबसे पहले टास्क आपका यही होगा, CPU ऐसे फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, वहीं अगर आपको गेमिंग के लिए लेना है तो आपको ग्राफिक्स कार्ड पहले देखना पड़ेगा। ग्राफिक्स कार्ड में हमारे पास मेनली दो कंपनीज आती हैं, AMD और NVIDIA। AMD के यहाँ पर जो ग्राफिक्स कार्ड आते हैं वो RX सीरीज के नाम से जाने जाते हैं। NVIDIA के जो ग्राफिक्स कार्ड आते हैं वो RTX, GTX और Quadro के नाम से आते हैं। अभी जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कंपैटिबल है वो NVIDIA की RTX सीरीज़ है। ठीक है, अगर आप NVIDIA के RTX का कोई ग्राफिक्स कार्ड लेते हो तो मोर लाइकली है वो कि आपके सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो चला लेगा आपका लैपटॉप। अब इसमें फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि नेम है हमारा एक ग्राफिक्स कार्ड का RTX 5070, तो जो 50 है ना, 50 जो है वो उसकी जनरेशन है। ठीक है, RTX 50 सीरीज़, RTX 40 सीरीज़, RTX 30 सीरीज़, RTX 20 सीरीज़, अभी तक इतनी आई है। नेक्स्ट ईयर RTX 60 सीरीज़ भी आएगी, ऐसे बढ़ती रहेगी। ठीक है जी, लास्ट में इसका जो है जो 70, 80, 90, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पैसे भी आपके चार्ज करेंगे और उतनी ही ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिलेगी। ठीक है जी, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि RTX 5090 जो है वो बढ़िया है RTX 5080 से, RTX 5080 है जो 5070 से बढ़िया है, 70 जो है वो 60 से बढ़िया है, 60 जो है वो 50 से बढ़िया है। ग्राफिक्स कार्ड में आप लोगों को दो तीन चीज़ें देखने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज़ है VRAM। सेम मॉडल नंबर के दो ग्राफिक्स कार्ड के VRAM में फ़र्क हो सकता है, जैसे कि RTX 3050 एक 4GB VRAM के साथ आता है, एक 6GB VRAM के साथ आता है। तो जितनी ज़्यादा आपको VRAM मिलेगी उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ आती है कि वो कितनी पावर कंज्यूम करता है। ग्राफिक्स कार्ड के साथ में एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही डिटेल में अगर आप देखने जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि इस लैपटॉप के अंदर RTX 3070 तो है, 4070 तो है, लेकिन कितने TGP वाला है या कितने TDP वाला है वो जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा वोल्टेज का वो होगा पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा और परफॉर्मेंस भी उतनी ज़्यादा डिलीवर करेगा। एक एग्जाम्पल के लिए RTX 4070 80 वोट की TGP वाला और 145 वोट की TGP वाले में 145 वोट की TGP वाला बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगा, मतलब आपको डिफरेंस नोटिसेबली दिखेगा। तो ग्राफिक्स कार्ड के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, सेम नैनो रिव्यू की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। सर्च करना है आपको लैपटॉप GPU रैंकिंग, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। इसमें भी आपको यहाँ पर बहुत सारे लंबी लिस्ट मिल जाएगी सारे ग्राफिक्स कार्ड की रैंकिंग वाइज कि कौन ज़्यादा परफॉर्म सबसे ज़्यादा करता है वो टॉप पे रहेगा, और पैसे भी उसमें आपको ज़्यादा खर्चने पड़ेंगे। इसमें हमने कोई भी अपने बजट के हिसाब से एक सिलेक्ट कर लिया और अपने गेमिंग वाले सेक्शन में डाल दिया। तो अब हमारा यहाँ पर मोटा मोटी मेन काम यहाँ पर हो चुका है। अब जौन सा ग्राफिक्स कार्ड या फिर CPU आपने सिलेक्ट किया है, एक बार उसे अपने सॉफ्टवेयर जो आप चलाने वाले हो या फिर गेम्स जो आप खेलने वाले हो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच कर लेना। अगर वो कंपैटिबल है फिर ही सिलेक्ट करना वो चीज़, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड ही जो है वो केपेबल है सारे रेंडरिंग टास्क करने के लिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो कि AMD के ग्राफिक्स कार्ड पर उतने अच्छे से बेटर परफॉर्म नहीं करते, उतने अच्छे कंपैटिबल नहीं है जितने NVIDIA के हैं। जो इससे अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रैम। 8GB रैम अगर आप बहुत ही ज़्यादा बजट में हो, 50, 60, 70 हज़ार का आपका बजट है, फिर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको एक बहुत अच्छा ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है उसके साथ 8GB रैम मिल रही है तो आप ले सकते हो। इन फ्यूचर आप उसे अपग्रेड कर लेना। ठीक है, रैम अपग्रेड हो सकती है। ध्यान आपको ये रखना है कि आप लेटेस्ट वर्जन ले, DDR5 रैम ले, क्योंकि आपको लैपटॉप चलाना भी आगे 3-4 साल, तो आप ऐसा नहीं चाहोगे कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, रैम में आपको इतने देखना है कि 16GB की रैम आपको मिल जाए, DDR5 हो, और अपग्रेडेबिलिटी जो है उसकी अप टू 32GB हो जाए। इन फ्यूचर अगर आपको कोई बड़े टास्क हैंडल करने हैं तो आप 32GB तक अपग्रेड कर पाओ। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो फिर ऑप्ट करना 16GB की। 2-4 हज़ार रुपये फालतू खर्च लेना चाहे लेकिन 16GB की ले लेना। उसके बाद स्टोरेज ऑप्शंस के साथ ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनना इस बात को। स्टोरेज में हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, SSD और SSD। SSD महंगी होती है इसलिए आपको ज़्यादातर ऐसे ही दिखेगा कि 512GB की SSD है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। जितना भी आपका ऐप लोडिंग टाइम है, गेम लोडिंग टाइम है, ठीक है, अगर आपको स्पेशली वीडियो एडिटिंग वगैरह आप करते हो तो आपके लिए SSD बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कुछ काम नहीं भी करते ना तब भी आपके लिए SSD बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आपको अगर अपना लैपटॉप ओपन करना है तो हार्ड डिस्क में 1 मिनट, लैपटॉप बूट होने में अराउंड अबाउट 1 मिनट लगता है। और वहीं अगर आपकी विंडोज़ जो है वो SSD में इंस्टॉल्ड है तो आपके लैपटॉप को ओपन होने में, बूट होने में 5 से 6 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। पूछते हैं लोग बहुत ज़्यादा कि 1 टेराबाइट के SSD के साथ जाएं या फिर 512 GB के SSD के साथ जाएं, तो भाई SSD के साथ जाओ। उसके बाद बात आती है डिस्प्ले की, कि डिस्प्ले हम कैसे चूज़ करें। देखो फिर से हम वही चीज़ को देखेंगे, यूजेज। गेमिंग के लिए रिफ्रेश रेट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्रोसेसर बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आपके गेम में FPS भी 60 से ज़्यादा आएंगे। नॉर्मली हर एक लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो 60 हर्ट्ज़ की होती है, तो ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको मिनिमम 144 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले के साथ जाना चाहिए अगर आप गेमिंग कर रहे हो और आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो। ठीक है, 144 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले मिनिमम आपके पास होनी चाहिए गेमिंग करने के लिए। अगर आप रेंडरिंग के लिए लैपटॉप लेते हो, कंटेंट क्रिएशन के लिए लैपटॉप लेते हो जिसमें आपको एडिटिंग वगैरह का काम है, तो आपको कलर एक्यूरेसी भी चाहिए। ठीक है, कलर एक्यूरेसी के लिए NTSC और sRGB 2 स्टैंडर्ड्स हैं। 100% sRGB वाली जो डिस्प्ले होती है उसमें आपको रियल कलर्स देखने को मिलते हैं। जिनको सच में एडिटिंग का काम आता है, कलर करेक्शन वगैरह करते हैं, उन्हें ये चीज़ ज़्यादा समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो लैपटॉप ऐसा फाइंड करो जिसकी कलर एक्यूरेसी ज़्यादा है, अगर ऑप्शन अवेलेबल मिल रही है आपके बजट में तो। इस बीच लाइट यूज़र से कह रहा हूँ यार मैं क्या करूँ, मैं कौन सा डिस्प्ले चूज़ करूँ, तो आपके लिए जो है वो अलग से एक सेक्शन बना हुआ है अल्ट्रा बुक्स के नाम से, थिन एंड लाइट लैपटॉप के नाम से। ठीक है, उसके अंदर आपको जैसे जैसे आपका बजट बढ़ता जाएगा OLED पैनल्स भी देखने को मिलेंगे उसमें, जो कि काफ़ी सुंदर पैनल्स होते हैं। ठीक है जी, उसके अंदर आपको कलर करेक्शन भी बढ़िया मिलेगी। जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सुंदर होती जाएगी डिस्प्ले। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि Asus की Zen बुक आती है, Asus की Vivo बुक आती है, MSI की Summit सीरीज़ आती है, तो ऐसे अल्ट्रा बुक्स जो हैं Samsung की भी आती हैं। कि आप जो है वो अल्ट्रा बुक्स के साथ जा सकते हो, देख के प्राइस रेंज उसके साथ आप लोग जा सकते हो अलग से। लेकिन अगर आपको चॉइस मिल रही है तो आपको कलर एक्यूरेसी के साथ जाना चाहिए, रिफ्रेश रेट का आपका कुछ खास यूज़ नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं उन बंदों की जिनको बैटरी भी ज़्यादा चाहिए और उनको परफॉर्मेंस भी ज़्यादा चाहिए और वो गेमिंग नहीं करते। अगर आप भी इस सेक्शन में आते हैं तो मैकबुक्स, ठीक है, जो M1, M2, M3, M4 चिप्स वाली हैं, वो मैकबुक्स के साथ आपको जाना चाहिए। दूसरा, अगर आपको म्यूज़िक प्रोडक्शन करनी है तो भी मैकबुक आप लिए अच्छा है। स्टॉक मार्केटिंग वगैरह करते हो तो भी मैकबुक बढ़िया है। ठीक है, तो उस यूज़र केस में अगर आप आते हो तो मैकबुक आप ले सकते हो M1, M2, M3, M चिप वाला। अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि AI का जो ये चीज़ आ रही है कि भाई MSI AI लैपटॉप्स, सैमसंग AI लैपटॉप्स, ये क्या लैपटॉप्स हैं, इसमें क्या AI क्या है इसके अंदर। तो देखो AMD ने, ठीक है, स्नैपड्रैगन ने और हमारी इंटेल ने, इन्होंने अपनी अलग अलग सीरीज़ निकाली हैं, अलग अलग प्रोसेसर निकाले हैं। ठीक है जी, उसके अंदर क्या होता है, अब हमने समझ लिया कि लैपटॉप के जो है 2 मेन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, ग्राफिक्स कार्ड और CPU, GPU और CPU। तीसरा यहाँ पर एक नई चीज़ आई है NPU। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको चूज़ नहीं करना पड़ेगा, ये प्रोसेसर के अंदर ही होता है। ठीक है, प्रोसेसर का ही एक पार्ट है। NPU का मतलब है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपकी हेल्प करेगा AI और मशीन लर्निंग की टास्क हैंडल करने में। ये ऐसा नहीं है कि आपको चैट GPT चलाने में मदद करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफलाइन बिना इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ आपके विंडोज़ के अंदर OS के साथ ही आपको AI फीचर्स देगा। अब AI फीचर्स क्या है, बहुत तगड़े फीचर्स हैं। सबसे ज़्यादा जो बढ़िया फीचर मेरे को लगा, तो गूगल मीट पे क्या होता है कि हम ऐसे नीचे से पढ़ के बोल रहे होते हैं ना, ऐसे कि ऐसे देख के और ऊपर ऐसे देखते हैं, फिर नीचे देख के फिर ऐसे बोलते हैं। तो जो ये तूने नीचे देखा कि तो पता लग गया उसको कि तू तो नीचे से पढ़ के बोल रहा है, ये तो इंटरव्यूअर ने पकड़ लिया तुझे। ठीक है, लेकिन अगर आपके लैपटॉप में AI है तो आप चाहे ऐसे नीचे देखोगे ना, फिर भी वो ऐसे ऊपर ही दिखा रहा होगा, उसे ऐसा इल्यूजन क्रिएट करवाएगा वो कि इंटरव्यूअर को दिखेगा कि आप ऐसे सामने ही देख रहे हो। तो चीटिंग के लिए बढ़िया चीज़ है। दूसरा, जितने भी ऐसे टास्क है ना, जैसे आप अपने लैपटॉप में ढूंढते हो कोई फाइल जो आपने बहुत पहले खोली होती है, तो CPU जो है वो बहुत स्लो है इस काम के लिए। ठीक है, वो बहुत टाइम लगाता है। जैसे आपने एक D ड्राइव में कुछ XYZ सर्च करा, कोई फोल्डर, वो बहुत टाइम लगाएगा पूरा लोड होने में, फिर जाके आपके पास आएगा। तो NPU जो है ये टाइम बहुत जल्दी, फटाफट जैसे आपने सर्च करा कि अच्छा XYZ डॉक्यूमेंट, स्टडी मटेरियल, तो साथ ही आपके एकदम मुंह में मारेगा देगा। ठीक है जी, स्टूडियो फीचर्स मैंने आपको बताए, जैसे कि वीडियो कॉल पे बहुत सारे तरह तरह के फीचर्स वो देगा आपको, बैकग्राउंड ब्लर कर देगा, सेंटर कर देगा आपको बीच में, तो बहुत सारी चीज़ें वो देखने को मिलेगी। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपके नोट्स हैं जो आप पढ़ते हो,
उसको समराइज कर देगा। जैसे 340 पेज की PDF है, उसे आप समराइज करवा सकते हो विदाउट यूजिंग ChatGPT वगैरह। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपने मूवी डाउनलोड करी अपने लैपटॉप में या आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, वो आपके लिए सबटाइटल्स भी बना के देगा आपको। तो ये एक एडिशनल काफ़ी सारे फीचर्स हैं AI के, जो कि आजकल आप यूज़ कर सकते हो। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहेगी वैसे वैसे और भी फीचर्स आपको मिलेंगे। तो इसलिए इंटेल AMD स्नैपड्रैगन ने अपने प्रोसेसर के साथ एक NPU भी डालना शुरू कर दिया, जिससे वो ये सारे टास्क एफिशिएंटली हैंडल कर पाए। तो इसी के साथ जो है वो वीडियो खत्म करने का समय आ चुका है। अगर कुछ भी आप लोगों को यहाँ से नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट, आप लोग यहाँ पर कोई भी क्वेरी है आपकी, किसी बारे में आप वीडियो देखना चाहते हो, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही कंटेंट अगर आपको और भी देखना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, और अगर ज्ञान बढ़ाना है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी यार मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए